हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डी ब्लॉक जो 3D श्रेणी है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात की थी और मैंने इसमें आपको कुछ सवाल दिए थे। उस सवालों के साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूं कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था, यहां पे मैं बता रहा हूं पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा या जितनी ज्यादा होगी, संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसकी अम्लीय प्रकृति, क्या अम्लीय प्रकृति उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है, उतनी ही अधिक होगी। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, उतनी ही अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। एक पॉइंट ये, और जरूरी नहीं है, कुछ यौगिकों के अंदर ये जो तत्व होते हैं, कौन से 3D श्रेणी के तत्व, यहां कुछ में जीरो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जीरो, या ये लिख देता हूं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर दर्शाते हैं। ये दो पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है तो NiCO का होल 4, इसमें CO जो है, CO की ऑक्सीकरण जीरो होता है, इसके हिसाब से निकल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। NiCN4 और भी कोबाल्ट का भी लिख सकते हो, किसी का भी उदाहरण इसके अंदर बता सकते हो। तो ये लास्ट पॉइंट था इसमें, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी होगी। तो जो सवाल आपको दिया गया है उसमें आप देख लेना कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी ज्यादा है वह उतने ही क्या करता है, ज्यादा गुण प्रदर्शित करेगा, अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं इसका छठा गुणधर्म, जो कहते हैं रंग प्रदर्शित करना। देखो जनरली आप आज का जो समय है उसमें अपन देखते हैं ना, राशिफल के हिसाब से क्या होता है, आपको अंगूठी दी जाती है और उस अंगूठी के अंदर कोई माणक, मोती, है ना, या फिर पन्ना और भी नीलम, पुखराज, इस तरह के क्या होते हैं, उसमें नग लगे हुए रहते हैं या रत्न लगे हुए रहते हैं। तो उनका कलर जो होता है ना, वास्तव में ये जितने भी हैं इनमें कलर प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया होती है, और वह प्रक्रिया जो है ना, वो मुख्य रूप से जितने भी अपन ने, मैंने जो नाम बताए रत्नों के, ये सभी रत्न लगभग डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब वो रंग प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो देखो डी के अंदर आपने पढ़ा है 5 उपकक्षक पाए जाते हैं, कितने, 5। तो अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये जो 5 उपकक्षक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रंग प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया का। तो इसमें 5 उपकक्षक को जब एक साथ लेते हैं अपन, 1 2 3 4 और 5, तो 5 के अंदर अपने जो इसमें आपको नाम याद होगा, ये पहला है DXY, दूसरा है DYZ, तीसरा है DXZ, ये 3 एक हो गए, और इधर आ जाएगा DX² माइनस Y² और DZ², ये दो दूसरे हो गए, है ना। तो जब ये कक्षक आपस में जुड़े हुए रहते हैं तब तो इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और इनको दो भागों में बांटा गया था, ये T2G और दूसरा कौन सा, EG, है ना। अब क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश इन कक्षकों के ऊपर पड़ता है, तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश के अंदर कहते हैं ना, श्वेत वर्णीय प्रकाश होता है जिसमें 7 रंग पाए जाते हैं। तो जब इन कक्षकों के ऊपर ये सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तो इन कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस प्रकाश से कुछ ना कुछ अलग, जैसे तरंग दैर्ध्य के अनुसार रंग अवशोषित करते हैं ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और जैसे इनको ऊर्जा मिली तो ये दो भागों में, ये कक्षक जो होते हैं ना, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, और दो भाग जब इसके अंदर बनेंगे तो एक भाग होगा जिसके अंदर आते हैं 3 और दूसरे भाग के अंदर आते हैं 2, ये 2 उपकक्षक, है ना। अब ये जो 3 है, इन 3 के अंदर आएगा DXY, DYZ और DXZ, जिसे हम कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर।
और ये होता है जो अपने आ जाएगा dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। ठीक है, मान लो उदाहरण ले लेता हूं, जैसे इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था ये, ठीक है, सपोज करते हैं। तो अब ये इसके अंदर है, तो ये कहां आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश, ये कौन सा हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर, ये हो गया उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है। तो ये जाएगा यहां से यहां, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है तो उस समय इनके द्वारा ऊर्जा खर्च होगी, और ऊर्जा खर्च होगी तो इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है वह जो इसने जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया, यानी ये क्या करता है, एक वर्णी श्वेत प्रकाश जो होता है, जो क्या कहते हैं अपन, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है, लगातार ग्रहण करता रहेगा। ठीक है, और इसी स्थिति में ये क्या होगा, निम्न से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाता है तो जो ऊर्जा उस समय, ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होगी, है ना, वह ऊर्जा अपन जब बात करते हैं तो वह ऊर्जा क्या होगी, एक प्रकाश जो इसके द्वारा ग्रहण किया गया है, जिसमें जो रंग इसने उपस्थित, जो प्रकाश के अंदर रंग उपस्थित थे, जो इसके द्वारा अवशोषित किए गए थे, उसका पूरक रंग क्या होगा, उत्सर्जित होगी। तो जो रंग अवशोषित किए गए हैं, अवशोषित किए गए हैं, है ना, अवशोषित किए गए हैं, उनके पूरक रंग, पूरक रंग हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होता है कि जितनी, या हम ये कह सकते हैं जितने तरंगदैर्ध्य के अनुसार उसने रंग जो अवशोषित किया है, वो जब उत्सर्जित करेगा ऊर्जा को, तो वहां हमें अलग उसके पूरक रंग के रूप में, और मैं इसकी सारणी है ना इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, आपको बता दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा रंग, जब कोई भी ये प्रकाश का जो रंग ये अवशोषित करता है उसका पूरक रंग कौन सा होगा, उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन यौगिकों के अंदर या जिन तत्वों के अंदर इसमें पूर्ण भरे कक्षक पाए जाते हैं, है ना, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं डी कक्षक, तो वो तो रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जिनके अंदर अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं उनके द्वारा ये रंग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये रंग प्रदर्शन बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इसमें ये जब समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाएंगे, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जब छलांग लगाता है तो उस स्थिति में जो इसने एक श्वेत वर्णी प्रकाश के द्वारा जो इसने रंग अवशोषित किया है प्रकाश के रूप में, ठीक है ना, तो वह रंग जब उत्सर्जित किया जाए, ये ऊर्जा जब उत्सर्जित की जाएगी तो उसके पूरक रंग के रूप में हमें दिखाई देती है, और उसी के कारण ये यौगिक क्या होते हैं, कलर्ड के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब लेते हैं इसका 7वां पॉइंट। सातवां पॉइंट जो है ना वो भी क्या है, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, यौगिक का निर्माण। ठीक है, क्या होता है कि जब हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व है उनकी जब बात की जाती है तो उनके परमाणु आकार जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, यानी इनमें अगर अपन परमाणु आकार देखते हैं तो जैसे ये एक, जैसे मान लो अपन परमाणुओं की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, आकार,
ये जैसे ये एक परमाणु परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, इस तरह से नजदीक स्थित होते हैं, है ना। ये अब जब इनके बीच की बात करते हैं तो ये देखो आप, ये इस तरह से ठीक है। अब ये तो है इनकी बात की जाती है कि भाई इनकी क्रिस्टल संरचना के अंदर ये क्या होते हैं, बड़े बड़े आकार के अंदर दिखाई देते हैं। और इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ये जो खाली जगह है, इन्हें कहा जाता है अंतराकाशी अवकाश। क्या कहते हैं, अंतराकाशी अवकाश कहा जाता है। ठीक है। अब इनका आकार तो बड़ा है, यानी ये क्या है, बड़े आकार के परमाणु, बड़े आकार के परमाणु, है ना। अब क्या होगा कि इनके बीच में जो खाली जगह होती है, इन खाली जगह के अंदर छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये परमाणु जो होते हैं ना, ये इनके बीच में जाकर व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो पहले खाली जगह, इन खाली जगह के अंदर जैसे मान लो अपन उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण के हिसाब से मैं बताऊं कि ये जैसे आपके इसमें दिया गया है टाइटेनियम, ये सारे किसके हैं, टाइटेनियम के परमाणु। ठीक है। और इन टाइटेनियम के परमाणुओं के बीच में जैसे ये लिए हैं हमने टाइटेनियम, है ना। अब इन टाइटेनियम के परमाणुओं के बीच में अगर अपन कार्बन जोड़ दें, कार्बन के कण जो है ना, वो इसके अंदर जोड़ दो आप। जैसे इसमें आ गया ये कार्बन आ गया, इसमें भी कार्बन आ गया, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, ये सारे आ गए। ठीक है। तो कार्बन इसके अंदर अंतरा अवकाश के अंदर आ जाएंगे। जैसे अंतरा अवकाश में आए तो ये पूरा का पूरा हमें क्या होगा, इसका घनत्व बढ़ जाता है। और जब घनत्व बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि इसके घनत्व में वृद्धि होने के कारण हम ये कहेंगे कि इसके गुणों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक सिंपल सी बात है, आप 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 12th क्लास के अंदर जैसे अपनी क्लास व्यवस्थित की गई है और दो स्टूडेंट के बीच में खाली जगह है, या तीन स्टूडेंट, दो के थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, अपनी क्लास पूरी विस्तृत है, अच्छी तरीके से व्यवस्थित की गई है, आप आराम से पढ़ रहे हो, और उसी दौरान आपको ये कहा जाए कि इस ये जो बीच में जगह है, इसमें हम छोटे बच्चों को बिठा देते हैं। ठीक है। अब आप नर्सरी के बच्चों को लाके आपके बीच में बिठा दिया, यानी आप ये इस तरह से व्यवस्थित हो, बीच में खाली जगह में नर्सरी के बच्चे आके बैठ गए। अब नर्सरी के बच्चे आगे बैठे, क्लास तो पूरी भरी हुई रहेगी, है ना। अब क्लास भरी हुई है, उससे हमें क्या मतलब है, आपकी पढ़ाई में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी, है ना। तो इनके जब ये सिंगल रूप में रहते हैं, इन परमाणुओं के साथ ये व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना, एकल, जैसे टाइटेनियम के सारे परमाणु हैं, तब तो इनके गुण क्या होंगे, अधिकतम होंगे। लेकिन जैसे इसमें कोई ये छोटे आकार के परमाणु आकर व्यवस्थित हो जाएंगे तो इनका घनत्व बढ़ेगा, इनके गलनांक उथनांक बढ़ेंगे, सब चीज बढ़ेगी, लेकिन ये निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं। विद्युत के चालक भी होंगे, गलनांक उथनांक अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, लेकिन क्या हो जाती है, क्रियाशीलता में ये निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इन यौगिकों को हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, यानी परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण बीच में रिक्त स्थान होते हैं, और इन बीच में रिक्त स्थानों में ये आपको बता देता हूं, छोटे आकार के परमाणु कौन से हैं, छोटे आकार के परमाणु हैं। तो छोटे आकार के परमाणु हैं, इसलिए ये जब इसमें व्यवस्थित होंगे तो क्या होगा, अंतराकाश भर जाएगा, लेकिन इनकी क्रियाशीलता या सक्रियता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे अपन ने लिया है टाइटेनियम कार्बाइड, ये कार्बाइड है टाइटेनियम के हिसाब से। इसी प्रकार से जैसे अपन लेते हैं टाइटेनियम बोराइड, तो बोराइड के बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, 3, इसकी 4 लेते हैं। ठीक है, टाइटेनियम बोराइड है। और भी ले सकते हो आयरन हाइड्राइड, FeH3, सॉरी FeH3 के रूप में आयरन हाइड्राइड आ गया। ठीक है, और भी आप इसके साथ में लिखना चाहो तो जैसे अपन और भी उदाहरण लेते हैं, तो निकल
NiC निकल कार्बाइड के रूप में भी लिख सकते हो। Mn मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज के हाइड्राइड भी लिख सकते हो या मैंगनीज के कार्बाइड भी लिख सकते हो। तो Mi ये C2 के रूप में लिख दो, मैंगनीज को 2 के रूप में बता दो। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये सब इसके आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे और भी लेना चाहो तो हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड ये आ गया, टाइटेनियम हाइड्राइड बताना है तो TiH3 या TiH4 के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इसके रूप में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बोराइड अगर बनते हैं तो बोराइड इतने कठोर होते हैं कि कहते हैं ना, हीरे से भी ज्यादा कठोर तम स्थिति जो होती है वो इन बोराइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये 7वां गुणधर्म है जिसे अपन कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। और 8वां आता है मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातु का निर्माण, ठीक है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मिश्र धातु के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, इसमें क्या होगा, हमने इसका पहला गुणधर्म पढ़ा था कि 3D श्रेणी के जो कक्षक होते हैं, ये तत्व जो होते हैं, उनके परमाणुओं के आकार लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु के आकार क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्रिस्टल जालक के अंदर एक अपन ने क्रिस्टल लिया जिसमें कोई भी धातु के परमाणु उपस्थित है, ये इनका आकार क्या है? ये तो परमाणु एक ही धातु के है ना। तो अब अगर आप इसके अंदर कोई दूसरी धातु मिला देते हैं, कोई भी दूसरी धातु, जैसे इसमें हमने ये जो लिया है उदाहरण, ये उदाहरण जैसे मैंने लिया है किसका? कॉपर का, कि ये कॉपर के सारे परमाणु, ठीक है। अब जैसे आप इसमें जिंक मिलाओगे तो जिंक परमाणुओं का आकार, हम कह रहे हैं ना अभी कि इनका आकार लगभग क्या है? समान है। तो जैसे इसके अंदर हमने जिंक मिलाई तो जिंक के परमाणुओं के द्वारा इसमें कॉपर के कुछ परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। जैसे मान लो यहां से ये बदल गया इसके अंदर, ये एक, क्योंकि आकार लगभग क्या है? समान आ रहा है, ठीक है, ये आ गए। तो अब ये तो सारे ये कौन से हैं? जिंक के, ठीक है। और दूसरा अपन ने बाकी सभी किसके लिए? कॉपर धातु के लिए। ये कॉपर के लिए गए ना, तो कॉपर के हैं ये Cu। अब Cu पहले पूरा था, अब इसमें क्या हो गए? जिंक के परमाणु व्यवस्थित हो गए। तो ये एक तरह से मिश्र धातु बन जाएगी। तो कॉपर और जिंक, जैसे एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में बताते हैं कॉपर और जिंक दोनों मिलते हैं तब कौन सी बनती है मिश्र धातु? पीतल। कौन सी? पीतल बनती है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण जैसे अपन लेते हैं, इसके अंदर आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को मिलाते हैं तब बनता है स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। और एक आता है जैसे क्रोम स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम, इनको मिलाते हैं तो इनको क्रोम स्टील कहा जाता है, ठीक है। और एक आता है आयरन प्लस टंगस्टन मिलाओ, आयरन प्लस टंगस्टन, तो इनको नाम दिया गया है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील के नाम से जानी जाती है। तो ये 4 मिश्र धातुओं के आपको बताना है। तो मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ? मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि इन कक्ष परमाणुओं का आकार धातु के क्रिस्टल में क्या होता है? बराबर होता है। जब आप दूसरी धातु को इसके अंदर मिलाओगे तो दूसरी धातु के परमाणुओं के द्वारा, ठीक है ना, जो पहले क्रिस्टल में परमाणु है उन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा, जिससे ये मिश्र धातु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और मिश्र धातुओं के गुण आपको भी पता है, धातु और उपधातुओं से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। और लास्ट इसका गुण आता है 9 नंबर,
वह है 9 नंबर आता है इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है चुंबकीय गुण। क्या कहते हैं अपन? चुंबकीय गुण। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चुंबकीय गुण क्या होते हैं? चुंबक जिसे अपन कहते हैं। तो चुंबकीय गुण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर पाए जाएंगे। देखो, आपको रंग के बारे में बताना है इसमें, तो रंग के बारे में बताओगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो कलर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था में भी बताना है, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही ज्यादा प्रदर्शित की जाएगी। और चुंबकीय गुण के बारे में बताओगे तब भी ये बताओगे, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें चुंबकीय गुण उतने ही क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो चुंबकीय गुण का मुख्य कारण, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कि जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो दो प्रकार के चक्कर होते हैं, जिसमें इसकी गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कक्षीय गति, किसकी? इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ना, वो उत्तरदायी मानी जाती है। तो एक होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है अक्षीय गति। क्या होती है? अक्षीय गति। तो जब परमाणु अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है और जब परमाणु अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो अपने अक्ष पर घूमेगा तब भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और जब कक्षा में चक्कर लगाता है तब भी उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण है वो भी इन दो गतियों के कारण ही उपस्थित होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इन दोनों गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, उसके योग के बराबर माना जाता है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण को जो प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण तो जब अपन प्रदर्शित करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए बीएम के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या नाम देते हैं? बोर मैग्नेटॉन। तो ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा, या इसकी इकाई के रूप में भी बता सकते हो, तो बोर मैग्नेटॉन के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब चुंबक गुण विशेष तौर पे 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में भी। ठीक है, और जनरली अपन छोटी क्लासों में आपको पूछते थे ना, जैसे जनरली चुंबक क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं? एक होता है चुंबक, एक होता है अचुंबक, है ना, अचुंबक होता है, और एक लोह चुंबक के रूप में भी बता सकते हो। तो इसमें अपन मुख्य रूप से चुंबकीय गुण जो होते हैं, अब इसमें एक पॉइंट है जो मैं लास्ट में रिपीट करूंगा। ठीक है, चुंबकीय गुण पहला दिया गया है प्रति चुंबकीय। कौन सा है? प्रति चुंबकत्व भी कह सकते हो या प्रति चुंबकीय भी कह सकते हैं। प्रति चुंबकत्व पहला पॉइंट। प्रति चुंबकत्व का मतलब ये है, पहली चीज क्या होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। हमने कहा ना, चुंबकीय गुण का विशेष कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कह रहा है पहला है प्रति चुंबकत्व, यानी ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह युग्मित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो युग्मित अवस्था में क्या होगा? जब आप कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, जैसे मान लो ये दो स्थिति है, युग्मित का मतलब ये हुआ। अब युग्मित में एक दिशा ऊपर है, एक दिशा नीचे की तरफ है, यानी ये क्या है? ये दोनों किसको प्रदर्शित करती है? चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी एक घूर्णन दक्षिणावर्त और दूसरा क्या होता है? वामावर्त होता है। तो जब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की बात की जाएगी तो एक ही उपकक्षक में जब ये इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है ना, वो क्या हो जाएगी? परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो जब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है तो इसका प्रभावी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो प्रभावी क्या हो जाएगा? या प्रभावी भी कह सकते हो, या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0 हो जाएगा। और जब चुंबकीय आघूर्ण का मान इसके अंदर
चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर 0 हो जाता है तो इसमें चुंबक के गुण उपस्थित नहीं होंगे, उत्पन्न होंगे ही नहीं। और जब आप इसे अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र में इसमें तो प्रभावी मान 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो मतलब यौगिक होते हैं या जो तत्व होते हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं या प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। यानी आप जब इन प्रतिचुंबकत्व को इसमें प्रवाहित मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। तो ये पहला है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है जिसे नाम दिया गया है अनुचुंबकत्व। क्या नाम देते हैं, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का मतलब यही आएगा कि इसमें जो होते हैं वो क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब अयुग्मित होंगे तो देखो एक ही कक्षक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, या तो एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ेंगे। इसमें आपको पता है कि भाई जैसे ये दिशा है चुंबकीय आघूर्ण की तो भी जुड़ते हैं, ये दिशा आती है तो भी जुड़ते हैं, ये आते हैं, मतलब समान रूप से ये इस तरह से प्रदर्शित किएंगे तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इनको अगर हम या इन पदार्थों को जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से ये तत्व या ये यौगिक जो होते हैं या जो ठोस होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। इसमें तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये किसके द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होंगे तब तो ये क्या करेंगे, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित किया जाएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र हटाया, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाया इसके चुंबकत्व गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये दो आपको पहले ध्यान रखना है, प्रतिचुंबकत्व युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और दूसरा अनुचुंबकत्व किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। मैं आपको अभी तक जो ये लेसन पढ़ाया है, जितने भी गुणधर्म है, वो इस वीडियो के साथ में इसकी इमेज अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसकी इमेज साथ में मतलब ज्वाइन कर लूंगा वीडियो के अंदर। लास्ट में ये वीडियो जैसे अपने ये समाप्त हो जाएगा ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के बाद इसके तीन पेज है, पहला दूसरा और तीसरा, जिसमें अभी तक के पूरे लेसन के अभी तक जो पढ़ाया है उन लेसन के सारे नोट्स इसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा आता है इसमें लास्ट, वो है देखिए तीसरा पॉइंट है लौह चुंबकत्व। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, लौह चुंबकत्व। तीसरा पॉइंट लौह चुंबकत्व। तो लौह चुंबकत्व का मतलब ये होता है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ये जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा भी क्या होता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें भी कारण क्या बताओगे आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, ये लौह चुंबक ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। वैसे होता ये कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बिखरी हुई व्यवस्था के अंदर रहते हैं। ये जैसे है ना, ये कण जो होते हैं वो इस तरह से यूं बिखरे हुए रहते हैं। इन कणों को डोमेन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, डोमेन, ठीक है। और जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे, क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में इसे ले जाएंगे तो इनकी दिशा है ना वो एक तरफ हो जाएगी। और दिशा एक तरफ होने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से हो जाएंगे, देखो यूं एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये डोमेन व्यवस्थित होते हैं। ये क्या है, डोमेन, कण है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं, है ना। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे तो इनका चुंबकत्व जो है ना वो प्रबल हो जाएगा। ये प्रबल चुंबकत्व के रूप में व्यवहार करते हैं, प्रबल
चुंबकत्व के रूप में व्यवहार करेंगे। और जब ये प्रबल चुंबकत्व के रूप में व्यवहार करते हैं तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही अपन कहते हैं ना, अनुचुंबकम में बताया चुंबकत्व के अंदर कि चुंबकीय क्षेत्र हटाया, चुंबकीय गुण क्या हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक बार ये डोमेन इस तरह से व्यवस्थित हो गए और व्यवस्थित होने के बाद ये जो है ना ठोस जो होते हैं ये लौह चुंबकत्व यानी प्रबल चुंबकत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ही आपने इसमें से या चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो भी यह क्या करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन इसके चुंबकीय गुणों में एक कमी होती है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई चोट करते हैं अपन, जैसे चुंबक ये बना है तो इसके ऊपर आपने लोहे की हथौड़े से इसके ऊपर प्रहार किया, चोट की, तो ये वापस बिखर जाएंगे और बिखरते इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के हैं। पहला प्रतीक चुंबकत्व युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा अनुचुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और तीसरा क्या आता है, लौह चुंबकत्व उपस्थिति। उसमें आपको बताना है डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या है, बिखरे हुए कण जिसे अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो धातु के अंदर उपस्थित होते हैं, सतह में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। अब आता है इसी चुंबकीय आघूर्ण का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि एक उप सहसंयोजक यौगिक में, उप सहसंयोजक यौगिक में क्या करना, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र दिया हुआ है, वो है √ n × n+2। ये आपको याद रखना है। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये पहले पार्ट में भी है, मतलब ठोस अवस्था वाले पार्ट में भी है और इसमें भी है और नवे पार्ट में भी आएगा कि एक उप सहसंयोजक यौगिक या ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद इसमें बताओगे। ठीक है, तो मैं इसका एक सवाल आपको करवा देता हूं, एक सवाल आपको खुद देता हूं, आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है, चलो पहले सवाल लिख देता हूं। जैसे ये बोर्ड के अंदर भी सवाल आया हुआ है कि M2+ आयन, कोष्टक में लिखा हुआ है 27। ठीक है, M2+ आयन कोष्टक में लिखा गया 27 में या 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो, गणना कीजिए। ये सवाल आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो फटाफट एक सवाल बता देता हूं, इस सवाल का उत्तर कैसे करना है आपको हल, फिर एक सवाल दे देता हूं ताकि आप इसको कर देना। ठीक है, चलिए देखो ये क्या लिखा हुआ है M2+। अब इसको हल कैसे करते हैं, M2+ लिखा हुआ है और इधर 27, 27 का मतलब परमाणु क्रमांक संख्या 27 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 27। अब 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, है ना। तो ये कोबाल्ट का पहले सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या आएगा, Ar, आर्गन। ठीक है, और आर्गन के बाद फिर अपन क्या लिखते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4s2 3d7, है ना। अब ये कह रहा है M2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, M2+ यानी CO2+ के लिए आप जब विन्यास लिखोगे तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, कम कर दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करते ही हो जाएगा आर्गन और 3d7। ठीक है, अब हम ये क्या कह रहे हैं, देखो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है,
n इंटू एन प्लस टू, n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इसमें कोबाल्ट के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो डी कक्षक लेंगे अपन, तो 3d कितना है 7 है, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 3d कक्षक है। अब 3d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये तो दोनों आ गए युग्मित, ये युग्मित है, और ये 3 क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n का मान, n बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब आप इस सूत्र में मान रखिए और इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो इस सूत्र को अपन लेते हैं, यहां पर देखो वापस बता देता हूं, ये सवाल आपने लिखा होगा है ना, तो देखो अब क्या करते हैं, इसमें n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अयुग्मित, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू, n का मान कितना है 3, तो म्यू बराबर अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2, तो म्यू बराबर कितना हो गया 3 इंटू ये कितने हो गए 5 अंडर रूट में, तो म्यू बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 15, कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब आपको देखो याद हो तो ठीक है, यानी इसका अगर अपन मान देखते हैं तो संभावित मान जो दिया गया है अंडर रूट 15 का वो 3.87 के रूप में लिखा जाता है लगभग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल दिया है कि M2 प्लस 27 के लिए क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है ना। तो इसका मान ऐसे ज्ञात करो, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिख दोगे 27 का पूरा, फिर इसमें से M2 प्लस का मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकालोगे, फिर 3d7 है तो 3d7 को इसमें व्यवस्थित करो d कक्षक में, फिर आप इसको इस प्रकार से बता सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं KMnO4 में मैंगनीज या KMnO4 के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। इसमें आपको पहले क्या करना है, मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे और फिर उसमें मैंगनीज के हिसाब से इसको हल करना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट सवाल है। और अब इसी के साथ में मैं इसके 3 फोटोज इमेज साथ में क्या करता हूं अटैच करता हूं। धन्यवाद।